हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 में। दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं आपको 28 नवंबर का जो आपका ग्रुप डी का जो पेपर हुआ था सेकेंड शिफ्ट में, उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है जीके जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों का। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। प्रथम शिफ्ट का सॉल्यूशन का वीडियो अपलोड कर दिया हूं, आप लोग उसको जाकर के जरूर देखिए। तो ये सेकेंड शिफ्ट का है, इसी पर आधारित सारा प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था 2025 की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले स्थान पर कौन सा देश था। वर्ल्ड खुशी के मामले में पहला स्थान पर ऐसा कौन सा देश है जो खुशी जीवन व्यतीत कर रहा है, पहले स्थान पर वो देश है, वो पूछ रहा है आपसे। तो मैं आपको बता दूं कि फिनलैंड जो है वह प्रथम स्थान पर है वर्ल्ड हैप्पीनेस के मामला में। ठीक है, और लगातार फिनलैंड जो है 8वें वर्ष यह मुकाम को हासिल किया है। 8 वर्ष लगातार 8 वर्ष यह प्रथम स्थान पर बना हुआ है। ठीक है, दूसरे स्थान पर बात किया जाए तो डेनमार्क है, और तीसरे स्थान पर वर्ल्ड हैप्पीनेस के मामले में आइसलैंड आता है। तो डेनमार्क जो है आपका दूसरा स्थान पर है, आइसलैंड तीसरा स्थान पर है, फिनलैंड प्रथम स्थान पर है। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर भारत का बात किया जाए तो भारत का रैंकिंग 118वां है। कितना है? वर्ल्ड खुशी के मामले में, वर्ल्ड हैप्पीनेस के मामले में भारत का जो रैंकिंग है 118वां है, और यह 2025 का रैंकिंग है। लेकिन 2024 में दोस्तों 126 था, उससे अब घट गया है थोड़ा बहुत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया था। तो भारत का 52वां न्यायाधीश यानी सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है 52वां कौन बना था? 14 मई 2025 को जो शपथ ग्रहण किया था वो कौन किया था? तो दोस्तों, भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश किसको नियुक्त किया गया था? वो किया गया था न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को। कहाँ ऑप्शन में आपको दिख रहा है? न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, इसको 14 मई 2025 को भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया, और इसी 14 मई को इसका क्या हुआ था? शपथ ग्रहण हुआ था। ठीक, उन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया। अच्छा, इससे पहले कौन था? ये बात भी आपको याद रखना है, आगे का एग्जाम में काम आएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भूषण रामकृष्ण गवई से पहले भारत का सीजेआई कौन था? तो वह था संजीव खन्ना। इन्होंने संजीव खन्ना का स्थान लिया है, और इसका जो संजीव खन्ना का जो कार्यकाल था 13 मई 2025 को समाप्त हो गया, और इसके जगह पर ही इसको बनाया गया भूषण रामकृष्ण गवई को। ठीक है, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई का कार्यकाल 23 नवंबर 2025 को इसका भी समाप्त हो गया। तो 52वां ने पूछा है, तो फिर 53वां जो है बनाया गया, वो किसको बनाया गया? 53वां मुख्य न्यायाधीश बने न्यायमूर्ति सूर्यकांत। लेकिन आपसे 52वें पूछ रहा है, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाता? न्यायमूर्ति रामकृष्ण गवई। अगर 53वां पूछता तो ये आपको याद रखना, ये आ सकता है आपका एग्जाम में। 53वां कौन बना है? तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत। इसका जो पदभार है 24 नवंबर 2025 को इन्होंने शपथ लिया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न है 21 अप्रैल 2025 को मैड्रिड में हुए 25वें लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड्स में वर्ष की टीम वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस टीम को मिला था? वो मिला था रियल मैड्रिड को। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अच्छा यहाँ कुछ इसका इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो आपके एग्जाम में आ सकता है, हमें लगता है। यहाँ पर विजेताओं की कुछ सूची है। क्वेश्चन पूछा जाएगा वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था तो मोंडो डुप्लांटिस को। ये कहाँ का है? तो यह स्वीडन के है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर से किसको सम्मानित किया गया था? सिमोन बाइल्स को। ये कहाँ की है? तो यूएसए यानी अमेरिका की है। वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर किसको चुना गया था? यहाँ से प्रश्न आया था, रियल मैड्रिड। ये कहाँ की है? स्पेन की है। ये भी बात याद रखना है, ये कहाँ की है? स्पेन की है। ठीक है, ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? लेमिन यमाल को। यह स्पेन की है। कमबैक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है? रेबेका एंड्रेडे जो कहाँ की है? ब्राज़ील की है। स्पोर्ट्स पर्सन विथ ए डिएबिलिटी से किसको सम्मानित किया गया है? जियांग युआन। ये कहाँ का है? चीन का है। एक्शन स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से सम्मानित किसको किया गया है? टॉम पिडकॉक को। ये कहाँ का है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन का है। स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? किक फॉर लाइफ। ये कहाँ का है? लेसेथो का है। स्पोर्टिंग आइकन अवार्ड किसको मिला है? राफेल नडाल को मिला है, और इसके बारे में तो आप लोग जानबे करते हैं, कहाँ का है? स्पेन का है।
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? केली स्लेटर। ये कहाँ का है? तो यूएसए का है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर आवाजशाही बंद कर दिया गया है। कौन कौन सा सीमा पर बंद कर दिया गया है? तो बाघा अटारी सीमा, बाघा अटारी सीमा, ये बात आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल बाघा अटारी बॉर्डर पर अब जो है कोई भी कार्यक्रम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर ये ऑप्शन में अगर नहीं रहे तो आपको याद रखना है पाकिस्तान के करतारपुर कॉरिडोर को 7 मई 2025 को बंद कर दिया गया था। तो करतारपुर कॉरिडोर भी यहाँ पर भी अब नहीं होता है। तो अभी फिलहाल यहाँ तो ऑप्शन में करतारपुर कॉरिडोर है ही नहीं, क्या है? बाघा अटारी सीमा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, रेड क्लिप रेखा क्या करता है? यह भारत और पाकिस्तान का विभाजन करता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन पूछेगा कि कौन सा रेखा करता है? तो रेड क्लिप रेखा। अच्छा, भारत और चीन का विभाजन कौन करता है? तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान का विभाजन कौन करता है? तो डूरंड रेखा। कौन रेखा करता है? डूरंड रेखा करता है। जर्मनी को पोलैंड से अलग कौन करता है? तो हिंडनबर्ग रेखा। कौन सा करता है? हिंडनबर्ग रेखा करता है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, श्रीलंका को भारत से आप लोग बताइए क्या अलग करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न है 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? यहाँ क्वेश्चन को आप लोग गौर से पढ़िए, यहाँ गलती होने की संभावना हो सकती है। 2025 में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया था? तो विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है तो 10 जनवरी को मनाया गया था, क्योंकि विश्व हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। जबकि राष्ट्रीय हिंदी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो वो 14 सितंबर को मनाते हैं। अगर नेशनल हिंदी दिवस अगर पूछता राष्ट्रीय, तब आपका आंसर होता 14 सितंबर हो जाता। लेकिन यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पर विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या था? तो इसका थीम था ए ग्लोबल वॉइस ऑफ यूनिटी एंड कल्चरल प्राइड, जिसका हिंदी होता है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। जो हमारी भाषा क्या है? हिंदी है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, जबकि 10 जनवरी को हम लोग विश्व हिंदी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको हम लोग आरबीआई कहते हैं, आरबीआई ने 2025 के अंत तक बैंकों को किस डोमेन से जुड़ने के निर्देश दिए थे? तो आरबीआई ने दिया था किस डोमेन से जुड़ने का निर्देश दिया था? तो वो दिया था बैंक.in। किसे दिया था? बैंक.in। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर ये भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई कहते हैं, 2025 के अंत तक सभी बैंक को अपने इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल को बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया है। इस कदम का उद्देश्य ऑनलाइन धोखाधड़ी से रोकना और साइबर सुरक्षा को मजबूत करना, जिससे ग्राहकों को असली और नकली वेबसाइटों के बीच अंतर करने में आसानी हो। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है, अगस्त 2025 में पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बन गया, जिसने आधिकारिक तौर पर अपनी कॉरपोरेट वेबसाइट को नए बैंक.in डोमेन में स्थानांतरित किया। तो ये बात आपको याद रखना है। पहले कौन बन गया? पंजाब नेशनल बैंक बन गया है। तो ये बात आपको याद रखना है। भारतीय रिजर्व बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। इसका स्थापना याद रखना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन आयोग के सिफारिश पर इसका स्थापना हुआ था। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं या बैंकों का पापा भी कहते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न, कर्नाटक में हाल ही में करोड़ों रुपयों की संपत्ति और नकद जब्त की गई है। यह कार्रवाई मुख्यतः किस संस्था एजेंसी द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था कर्नाटक लोकायुक्त संस्था द्वारा किया गया था। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इसकी डिस्कशन देखते हैं। 25 नवंबर 2025 को एक रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक लोक आयुक्त ने राज्य के 10 सरकारी अधिकारियों के बीच छापेमारी करते हुए करीब 35.31 करोड़ असमान रूप से अधिक संपत्ति को जब्त किया। कौन किया? कर्नाटक लोक आयुक्त। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ दिया हुआ है। पिछले छापामारी अक्टूबर 2025 में अलग अलग अभियान में लोक आयुक्त ने 12 अन्य सरकारी अधिकारियों से अनुमानित कितना रुपया को जब्त किया था? तो 381 करोड़ की मूल्य की संपत्ति को जब्त किया था। तो ये भी बात आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला प्रश्न,
यदि 15 ओम और 5 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए और उनके सिरों के बीच विभवांतर 12 वोल्ट है तो परिपथ में प्रवाहित धारा कितना होगा। तो परिपथ में चलिए हम लोग प्रवाहित धारा को हम निकालते हैं। तो 15 और 5 ओम के दो रेसिस्टेंस को जोड़ा गया है, आर ये इसको हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो दोनों को जोड़ दिया तो 20 ओम हुआ, 15 ओम और 5 ओम। ओम का नियम बराबर होता है, क्या होता है, V बराबर आई आर होता है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टे आर। तो यहाँ पर लिख दिया आई बराबर V बट्टे आर, और V का मान हमको आई बराबर V बट्टे आर। तो आइए तो हमको निकालना है। तो आई बराबर V का मान कितना दिया है, 12 दिया है, आर का मान कितना दिया गया, 20 दिया है। 0 0 इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा, हाँ 12 बट्टे 20, 12 बट्टे 20। इसको जब कटाएंगे तो 2 छक्के 12, 2 दाही 20, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 बट्टे 5। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 0.6 एम्पियर हो जाएगा। तो 0.6 एम्पियर क्या होगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए 0.6 एम्पियर कहाँ है, तो हाँ ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है। दोस्तों परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसके नाभिक में, नाभिक के बाहर चक्कर काटता है। कहाँ काटता है, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होता है, नहीं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। नाभिक में क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन उसका चक्कर काटता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से प्रसारित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक सिरा के चारों ओर घूमता और प्रसारित होता है। हाँ ये बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन केवल प्रोटॉन में पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास क्या कहलाता है। एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं अपर्चर छिद्र। क्या कहते हैं, अपर्चर छिद्र कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और लेंस की क्षमता को हम लोग किससे मापते हैं, तो डायऑप्टर से मापते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक पूछेगा क्या है, तो क्षमता का मात्रक याद रखना कि डायऑप्टर है। डायऑप्टर पूछेगा किसकी मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, पेड़ की प्राथमिक संरचनात्मक कोशिकाओं यानी कोशिका भित्ति की बाहरी दीवार मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है। यह सेल्यूलोज का बना होता है। किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, पेड़ की सबसे बाहरी भित्ति कोशिका भित्ति, जिसको हम लोग सेल वॉल कहते हैं इंग्लिश में, जो मुख्य रूप से सेल्यूलोज से बनी होती है। साथ ही इसमें हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन जैसे यौगिक भी होते हैं, जो परत कोशिकाओं को कठोरता और निश्चित आकार प्रदान करता है। तो इसको क्या करता है, कठोरता और निश्चित आकार प्रदान करने का काम कौन करता है, पैक्टिन करता है। ये बात आपको याद रखना है। गति का वह कौन सा समीकरण है जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है, तो वो होता है S बराबर UT। S बराबर होता है UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। हाफ AT स्क्वायर ये आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर, हाँ यहाँ भी है लेकिन यहाँ माइनस में है तो ये तो होगा ही नहीं, तो यहाँ प्लस वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल के बारे में कौन सा कथन सही है। उत्प्लावन बल, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूब जाती है तो उस पर ऊपर की ओर लगने वाला उत्प्लावन बल उस वस्तु द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी वस्तु का वजन कितना कम हो जाता है जब उसे किसी तरल पदार्थ में डुबाया जाता है। यह खोया हुआ भार वास्तव में विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। उत्प्लावन बल यह वह ऊपर की ओर लगने वाला बल होता है जो किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु पर कार्य करता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्रव में डूबी हुई वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है, तो उत्प्लावन बल कार्य करता है। और यह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग सबमरीन पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पनडुब्बियों को डिजाइन करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला है, आसवन विधि से निम्नलिखित में से किसे शुद्ध किया जाता है। दोस्तों आसवन विधि से जो हम लोग शुद्ध करते हैं वो किसको करते हैं,
तो आसवन विधि से हम लोग करते हैं। आसवन विधि से द्रव जैसे पानी या नमक या पानी का मिश्रण और कम क्वोथनांक वाली धातुओं जैसे जिंक, कैडमियम, पारा को शुद्ध किया जाता है। तो हम लोग नमक को हम लोग भी शुद्ध करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से ध्वनि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ध्वनि एक अयांत्रिक तरंग है, गलत बात, अयांत्रिक तरंग नहीं है। ध्वनि के प्रसार के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। दूसरा नंबर में है और क्या है, हाँ यहाँ दिया है साउंड इज नॉन मैकेनिकल। हाँ, साउंड जो है अयांत्रिक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ ऑप्शन में दिया गया है तीसरा नंबर में, चौथा हो गया। तीसरा नंबर में दिया गया है कि साउंड रिक्वायर्स एंड मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका केवल 2 सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। यहाँ हम लोग पढ़ते हैं इसके पहले डिस्कशन को। ध्वनि एक अयांत्रिक तरंग नहीं है, यह गलत है क्योंकि ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। इस प्रकार के कणों के कंपन के कारण होता है। कथन 2, ध्वनि के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल बात सही है। हाँ, तो इसका यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, केवल 2 सही हो जाएगा, केवल 2 कथन सही है, ये वाला केवल 2 कथन सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, पौधे के सभी भाग समान मात्रा में वृद्धि क्यों नहीं करते हैं। पौधे के सभी भाग समान मात्रा में वृद्धि इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि पौधा में जो प्रकाश होता है वह जो होता है जिस और पड़ता है। अगर पौधा का प्रकाश सिर्फ अगर प्रकाश की दिशा में अगर पौधा में यहाँ से अगर प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश की दिशा में अगर वृद्धि कर रहा है, यानी ऊपर की ओर ही वृद्धि कर रहा है, तो उसको कहते हैं प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। और पौधे में वृद्धि करने के लिए एक हार्मोन जिम्मेवार होता है, ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन होता है, ऑक्सिन होता है। अगर जिस भाग में प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा उस भाग में वृद्धि कम होगा। आप एक काम करना, एक पौधा को लेना, घर के खिड़की के पास में वहाँ पर लगाना जहाँ पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश आता है। आप देखोगे कि जिधर से प्रकाश आ रहा है पौधा उस ओर मुड़ना शुरू हो जाता है, उसका लंबाई उसी ओर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तो पौधे के सभी भागों तक समान मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, यही इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था पौधे में वृद्धि का मुख्य कारण एक हार्मोन होता है, ऑक्सिन हार्मोन। ये बात आपको याद रखना है, ऑक्सिन एक पादप हार्मोन है। जब पौधे के सभी भागों को समान रूप में प्रकाश नहीं मिलता है तो ऑक्सिन छायांकित भाग की ओर अधिक एकत्रित हो जाता है। इससे छाया वाले भाग में कोशिकाओं की अधिक लंबाई वृद्धि होती है और पौधा उसी दिशा में मुड़कर बढ़ता है, और इसी घटना को हम लोग प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर पौधे के सभी भागों तक समान मात्रा में प्रकाश नहीं पहुंचता है, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जब एथेन को ब्रोमीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश या उष्मा हीट में मिलाया जाता है तो क्या बनता है। जब एथेन को ब्रोमीन के साथ पराबैंगनी प्रकाश के साथ हीट किया जाता है तो क्या बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं। इथेन C2H6, इसको इथेन कहते हैं। इसको ब्रोमाइड से हम लोग क्या किए, इथेन को ब्रोमाइड के साथ अल्ट्रा वायलेट रेड, जिसको हम लोग पराबैंगनी किरण कहते हैं, इसके साथ हम लोग हीट किए तो हमको प्राप्त हुआ C2H5, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रोमीथेन। क्या कहते हैं, ब्रोमीथेन कहते हैं। और साथ में HBr निकलता है, बनता है HBr, हाइड्रोब्रोमाइड बनता है। तो आप देख लीजिए कहाँ पर ये ऑप्शन में है, हाइड्रोब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड। तो ऑप्शन नंबर ए में है। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे अधिक स्टार्टअप वाला शहर कौन सा है। तो दोस्तों 2025 में भारत का सबसे ज़्यादा स्टार्टअप वाला शहर में जो शामिल था वो कौन सा था, वो था बेंगलुरु शामिल था। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बेंगलुरु का जो विकास दर था वो कितना था, 13.8 है, जो इस प्रकार अग्नि स्टार्टअप शहर बनाती है। और यहाँ पर कुछ शहर है, उनका विकास दर यहाँ पर दिया गया है। 1 नंबर में सैन फ्रांसिस्को था, इसका विकास दर 19.9 था। न्यूयॉर्क 25.5 था। इसी प्रकार आप देख लीजिएगा।
हमारा बेंगलुरु कहाँ आता है? बेंगलुरु यहाँ पर आप देख लीजिए, बेंगलुरु भारत में पड़ता है। यह 13.8% इसका विकास दर था। ये सब दिया गया है लाइन से। नेक्स्ट अगला पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा यौन रोग विषाणु से होता है? हम लोग जानते हैं कि एड्स जो है वह यौन संचारित रोग है और यह विषाणु से फैलता है। उस विषाणु का नाम है HIV। क्या नाम है? HIV वायरस से यह फैलता है। HIV वायरस का कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। आपको बताना, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, इसी को हम लोग HIV वायरस शॉर्टकट में कहते हैं। यह विषाणु जनित यौन रोग है। ठीक है। गनोरिया भी यौन संचारित रोग है। ये भी बात आपको याद रखना है। यह शरीर के प्रतिरक्षा प्रणाली को कमज़ोर कर देता है, यानी WBC को यह कमज़ोर कर देता है। कौन? एड्स। WBC में पूछेगा किसको कमज़ोर करता है, तो T4 लिम्फोसाइट को। किसको पर कमज़ोर कर देता है? T4 लिम्फोसाइट को कमज़ोर करता है। ये बात आपको याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और आगे चलकर यही इसी के कारण क्या होता है? एड्स बनता है। गनोरिया या बैक्टीरिया से होता है। ये जो गनोरिया बीमारी है, यौन संचारित रोग है, ये किससे फैलता है? यह बैक्टीरिया से फैलता है। ये बात आपको याद रखना है। क्षय रोग, जिसको हम लोग TB कहते हैं, इसी को हम लोग यक्षमा कहते हैं या इसी को हम लोग तपेदिक कहते हैं, तो यह भी आपका बैक्टीरिया से फैलता है। किससे फैलता है? यह यौन संचारित रोग नहीं है। TB यह श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। नेक्स्ट अगला है, पाचन तंत्र में भोजन करने के बाद कठोर भोजन का क्या होता है? तो पाचन होता है, डाइजेशन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, यदि प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा है तो गर्भावस्था में क्या परिणाम होगा? अगर प्रजनन स्वास्थ्य अच्छा है तो बच्चा भी स्वच्छ होगा, कमज़ोर बालक पैदा होगा। गलत बात, स्वच्छ बालक पैदा होगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही मिल रहा है। गर्भावस्था असफल होगी नहीं, ये गलत हो गया। गर्भावस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि स्वस्थ बालक पैदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने एक तटीय क्षेत्र मछुआरों के गांव के लिए मुख्य रूप से कौन सी पहल शुरू की है? तो भारत सरकार ने 100 मछुआरों के लिए एक योजना को चलाया है, जिसको हम लोग कहते हैं CRCF भी पहल। यह योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य है देश भर में 100 मौजूदा मछुआरों को गाँवों को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना। तो इसका क्या हो जाएगा? CRCF भी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, 2025 में हुए कलिंग सुपर कप किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जीत दर्ज की है? तो कलिंग सुपर क्वेश्चन क्या है? 2025 में हुए कलिंग सुपर कप 2025 में किस भारतीय फुटबॉल क्लब ने जीत दर्ज की है? तो वो कौन सा किया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ये किसको हराया था? ये जमशेदपुर को हराया था। ये रनर है और विनर कौन हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। ये रनर है। ये बात आपको याद रखना है। 20 अप्रैल 2025 को 3 मई 2025 को मध्य फुटबॉल प्रतियोगिता कलिंग सुपर 2025 का आयोजन कलिंग स्टेडियम में हुआ था। भुवनेश्वर ओडिशा में इसका आयोजन किया गया था। इसे सुपर कप के नाम से भी जाना जाता है। यह अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ IFF द्वारा आयोजित राष्ट्रीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का 5वां संस्करण था। यह बात आपको याद रखना है। इसमें कुल 15 टीम ने भाग लिया था। कुल 14 मैच खेले गए। FC गोवा ने दूसरी बार खिताब जीता है। और किसको हरा करके जीता है? गोवा ने। तो FC गोवा बोर्ज हरारे के उनके शानदार प्रदर्शन के लिए कलिंग प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है। तो गोवा के बोर्ज हरेरा को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उनको क्या मिला था? प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला था। FC गोवा बोर्जा हरेरा को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी भी चुना गया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर जमशेदपुर को हराया था गोवा ने। FC के एल्बिनो गोम्स को चुना गया। FC गोवा के कप्तान ओडेई ओनेंदिया और मुख्य कोच मानोलो मार्कोज थे। नेक्स्ट, जब एक झूला अपने औसत क्वेश्चन है, जब एक झूला अपने औसत मध्य बिंदु से चरम बिंदु तक की दूर जाता है तो उसकी ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? तो दोस्तों, उसका ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है, गतिज ऊर्जा घटती है। तो इसका जो हो जाएगा
स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा घटेगी। हाँ, सही है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा प्रश्न जो आपसे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसका थर्ड शिफ्ट का भी प्रश्न मैं आपको बहुत जल्द ही करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।